नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो देश में मौजूदा समय में चुनावी माहौल है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर आम जनता के बीच हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, टीएमसी सभी ने मैनिफेस्टो जारी किए। सभी ने अपने मैनिफेस्टो में जनता के सामने तमाम लोक लुभावन वायदे भी किए। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे मुस्लिम लीग से प्रेरित बता रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जनसभा में इस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या सियासी घमासान मचा है। और इन सबके बीच सरहद पार से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक बयान ऐसा आया जिसने इस बात पर कील ठोकने का काम किया। अब बयान के बाद बीजेपी इस बात पर मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे वो सही निकला। तो आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो बीजेपी उसे मुस्लिम लीग से प्रेरित बताती है। चर्चाओं का बाजार आखिरकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द घूमता क्यों नजर आ रहा है। तमाम पहलू पर चर्चा होगी। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर एक खास रिपोर्ट पर। घोषणा पत्र पर मचा घमासान। ऐसा क्या है जिससे बीजेपी परेशान? किसका घोषणा पत्र खींचेगा वोट? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है खोट? देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान में जुटी हैं। इसी प्रचार में बीते दिन पीएम मोदी के एक बयान ने सियासी पारा गरमा दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र लगातार चर्चा में है। पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। वो अपनी हर चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम ने फिर एक बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कटघरे में लेकर जनता को आगाह किया। और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को लेकर लगातार सवाल किए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के वर्षों पुराने बयान का हवाला दिया। कांग्रेस से सवाल भी किया कि क्या जनता की मेहनती कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। पीएम बैक टू बैक रैलियों में एक ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, संपत्ति बांट दी जाएगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से क्या कर रहा हूं, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है। इन सब बयानों के बीच सरहद पार से आए एक बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल संपत्ति बंटवारे और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में एक बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी व्यक्ति के पास $10 करोड़ की प्रॉपर्टी है
उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% प्रॉपर्टी पर सरकार का मालिकाना हक होगा। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया बयान एक नई बहस छिड़ चुका है। इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है, लेकिन कांग्रेस खुलकर पित्रोदा के बचाव में उतर आई है। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा दुनिया भर में कई लोगों के मेंटर, दोस्त और गाइड रहे हैं। इन सब में मैं भी शामिल हूं। उन्होंने देश के विकास में कई योगदान दिए हैं। तमाम बीजेपी नेता पित्रोदा के बयान पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का एक मौका दे दिया है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति आप जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये इन सब के बीच अब मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर घबरा गए हैं। साथ ही साथ राहुल ने एक ऐसा बयान दे दिया जो पीएम मोदी की बातों पर कहीं न कहीं मोहर लगाता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन 22 लोगों के 16 लाख करोड़ मोदी जी ने माफ किए, कांग्रेस पार्टी वो पैसा वापस लाकर 90% धन गरीबों में बांट देगी। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। घोषणा पत्र पर सजे सियासी रण में कौन सही कौन गलत, यह चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रियंका गांधी कहती दिख रही हैं कि मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र न्यौछावर किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार लोगों के सोने और संपत्ति के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। इधर सैम पित्रोदा के बयान ने एक नई जंग छेड़ दी। क्या जो पीएम का बयान है वही कांग्रेस का प्लान है? क्या वास्तव में संपत्ति बंटवारे जैसी कोई कांग्रेस की योजना है? और क्या ये कैसे काम करेगी? या फिर पीएम का बयान मात्र राजनीतिक स्टैंड है? ये गहन चर्चा का विषय है। तो देखा आपने, आखिरकार सैम पित्रोदा का दिया गया बयान अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि तमाम बयान जो किसी भी राजनेता के माध्यम से दिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस के भी औपचारिक बयान हो। उनमें एक बयान सैम पित्रोदा का इनहेरिटेंस टैक्स पर है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संदीप दुबे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस से हमारे साथ यश श्रीवास्तव हैं, स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। यश श्रीवास्तव, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स जो सैम पित्रोदा की तरफ से एक नया बयान निकलकर सामने आया है, वो कहा जा रहा है कि बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरू हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का बयान लगातार सुर्खियों में था, चर्चा के केंद्र में बना हुआ था। लेकिन सैम पित्रोदा ने कहा कि जैसे यूएसए में इनहेरिटेंस टैक्स लगा हुआ है, हिंदुस्तान में भी उसकी वो वकालत करते हुए नजर आए। क्या बैठे बैठाए बीजेपी को कांग्रेस ने मौका दे दिया है या नहीं दिया है? जयराम रमेश कह रहे हैं कि हर बयान जो सैम पित्रोदा का है
जरूरी नहीं कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का भी हो। देखिए कुणाल जी, हमारे प्रधानमंत्री के भाषणों का तो ऐसा है कि आधे लोग उनसे बोर हो चुके हैं, आधे परेशान हैं और आधे उनके भाषण के टुकड़ों को काट काट के रील बना के इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कंटेंट देते हैं और यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। सैम पित्रोदा जी के बयान के बारे में पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारा मैनिफेस्टो खुद, हम लोग कहीं नहीं कह रहे हैं कि किसी का भी धन हम लेंगे। और ये बात फैला हो रहा है जो नोटबंदी के समय दूसरों का दर्द देख के हंसी उड़ाता है, जो कहता है कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, 8 तारीख को 8 बजे 500 और 1000 के नोट। ये क्या कांग्रेस ने किया था? ये बीजेपी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था कुणाल जी। और जो वेल्थ इनहेरिटेंस टैक्स की बात है तो 2014 में जयंत सिन्हा अपना विचार दे चुके हैं कि उनको इनहेरिटेंस टैक्स चाहिए। 2018 में अरुण जेटली जी दे चुके हैं। 2019 में निर्मला सीतारमण की सरकार बजट के समय में ये हिंट दे चुकी थी कि इनहेरिटेंस टैक्स आ सकता है। और 2017 में भी भारत सरकार तत्कालीन यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये हिंट दे चुकी थी कि इनहेरिटेंस टैक्स हम लाएंगे या ला सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपकी रिपोर्ट में जब ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी के बयान से ऐसी किसी बात पर मुहर लग रही है तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम बार बार सभी को कह रहे हैं कि न्याय पत्र को पढ़िए। हमने ना तो कहीं पर किसी एक धर्म की बात की है, ना ही हमने लोगों की मेहनत को उनसे छीन लेने की बात की है। हमें आरोप वो लगा रहा है जो नोटबंदी के समय लोगों को खड़े खड़े उसने कंगाल कर दिया। आदिवासी महिलाएं या अशिक्षित लोग यदि साल 6 महीने बाद अपना बचत का पैसा निकाल के बैंक गए, जिन्हें नहीं पता था, तब उन्हें झटका लगा कि उनका ये पैसा बेकार हो चुका है। उस पर कोई सहानुभूति नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसी का कुछ लूटेंगे नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा एलोबरेट कर दें। राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट मैंने एक एक शब्द यहां पर नोट डाउन किया है ताकि किसी तरह का कोई संशय न रह जाए। राहुल गांधी साफ कह रहे, मैं एक एक शब्द पढ़ रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब, जनरल कास्ट को, लोगों को, माइनॉरिटी को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हक दिया जाएगा। अब ये हक किस तरह से है, समाज में दावेदारी के रूप में या ये हक धन के रूप में है? कुणाल जी देखिए, जो ये बयान आपने पढ़ के सुनाया है, मुझे और मेरे ख्याल से खुद आपको भी इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि आप अपने घर में, चाहे आपकी तनख्वाह का पैसा हो, लेकिन आप कुछ पैसे से ज्यादा अपने घर में कैश नहीं रख सकते। आपको हर जगह अपना पैन और आधार देना है, आपको हर ट्रांजैक्शन इनको बताना है। हालांकि इनके इलेक्टोरल बॉन्ड में कहां से पैसा आ रहा है ये आम जनता या आप या मैं नहीं देख सकते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया उसके बाद जाके खुलासे हुए। तो राहुल गांधी जी का ये जो बयान है, मैं फिर कह रहा हूं, हम किसी का भी पैसा किसी से छीनने की कोशिश नहीं करने वाले हैं, या हमारी ऐसी तो फिर सैम पित्रोदा को एक इंटरव्यू के दौरान ये कहने की क्या जरूरत आन पड़ी कि विरासत टैक्स को लेकर भी डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए? कुछ मैंने आर्टिकल्स निकाले सर, मैं भी लगातार चर्चा करता रहता हूं। तो 9 नवंबर 2012 की एक हेडलाइन है इकोनॉमिक टाइम्स की, टाइम फॉर डिबेट ऑन इनहेरिटेंस टैक्स। ये फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम कहते हुए नजर आ रहे थे। एक है यूपीए वांट्स टू रिच टू पे, ये इंडिया टुडे की है और इंडियन एक्सप्रेस की है, टैक्स इनहेरिटेंस लग्जरी आइटम। कुछ डिटेल आर्टिकल्स और भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 2000 के बाद निर्मला सीतारमण या अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा हो रही थी। टैक्स की चर्चा तो 2004 से ही शुरू हो गई थी, जब पी चिदम्बरम थे, या फिर हम बात कर लें प्रणब मुखर्जी की, कमलनाथ जी भी कुछ टेन्योर के लिए फाइनेंस का विभाग देखते हुए नजर आए थे, तो चर्चा वहां पर भी थी। ठीक है, बहरहाल संदीप दुबे जी किस तरह से देखते हैं तमाम चीजों को लेकर? कांग्रेस साफ कह रही, कांग्रेस साफ कह रही कि भाई बीजेपी हताश है, परेशान है, निराश है।
कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो क्रांतिकारी कदम है जो आने वाले वक्त में समाज के हर वर्ग, हर तबके को समान अधिकार देगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका जितना हक बनता है उसको वो दिया जाएगा। और सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स पर कमेंट, आपकी राय? सत्ता में रही है, ये न्याय की आज बात कर रहे हैं। अन्याय इन्होंने क्यों किया, इनसे सवाल पूछा जाए कि 55 सालों में अन्याय अगर गरीबों के ऊपर हुआ, पिछड़ों के ऊपर हुआ, दलितों के ऊपर हुआ, अल्पसंख्यकों के ऊपर हुआ, देश को जातियों के गणित में बांटकर और आपने देश को ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंचाई कि आज आपने उसके न्याय की बात कर रहे हैं। आज आपके साथ एक समुदाय विशेष दिल्ली में नहीं है, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, किसी प्रदेश में जाइए नहीं है, उसको खुश करने के लिए आप तरह तरह की बातें करते हैं। हम जब राम मंदिर बनाए तो ये हमारे खिलाफ थे, हम सीए बनाए तो मोदी जी को बुरा भला कहने लगे, नई शिक्षा नीति आई तो भी हमारे खिलाफ थे, धारा 370 हटा तो भी ये हमारे खिलाफ थे, 3 तलाक लेके हम आए तब भी ये खिलाफ थे। इन्होंने विरोध करने का विपक्ष जो है नैतिक आधार ही अपना खो दिया। जब महिलाओं को शौच से मुक्ति की बात हुई और खुले में शौच से मुक्ति के लिए सरकार योजना लेके आई, काम की, मुक्ति दिलाई, तब भी हमारे खिलाफ थे। जहरीले धुएं से समाज में मुक्ति आई तब भी हमारे खिलाफ थे। जब हम मोदी जी की गारंटी आई है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर गारंटी, युवाओं को अवसर देने की गारंटी, वरिष्ठ नागरिकों की वरीयता की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी, हम श्रमिकों को सम्मान की गारंटी, जब हम गारंटी लेके आए और मोदी जी की गारंटी देश भर में चल रही है और जब हम 400 पार के नारे के साथ आए कि देश हमारे साथ खड़ा हुआ तब भी हमारा विरोध कर रहे हैं। इनका विरोध क्या है? प्रधानमंत्री को भला बुरा ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए ये कह रहे हैं कि इनके दिलों में और दिमाग में इतनी दहशत है समाज के प्रति कि आम जनता यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ लड़के खड़ा होकर चुनाव लड़ रही है। और आज स्थिति ये हो गई है इन लोगों की कि इन लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है, इनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो इनको कल तक गालियां देते फिरते थे, आज उनके साथ ये गलभैया मिला के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है संदीप जी कि भाई कांग्रेस ऐसे धारा 370 राम मंदिर के मुद्दे पर चला रहा चुनाव अगर तुष्टिकरण पर जा पहुंचा है, जहां पर महिलाओं से कहा जा रहा है कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी एफडी, आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल, आपका धन, आपके 2 घर है तो 1 घर ले लिया जाएगा, तो आखिरकार ऐसे बयानों की क्या जरूरत आन पड़ी? कांग्रेस तो साफ कह रही कि भाई 400 पार की जो फिल्म थी वो सुपर फ्लॉप हो गई, लिहाजा अब आखिरी दाव बीजेपी ने चला है और वो है तुष्टिकरण का। नहीं कुणाल जी, तुष्टिकरण की बात नहीं है। अवसर जब भी आपको मिलता है तो चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों को अवसर मिलता है वो जनता के बीच जाए और अपना पक्ष रखे, अपनी बात कहे। और अगर बात करने का जब आपको अवसर मिले तो बात रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए किसी दल के लोगों को, वो किसी पार्टी के हों। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हंस रहे थे, हम उन पे हंस नहीं सकते क्योंकि उनको हंसने का अधिकार वो विपक्ष में। हमारी बातों को वो बुरा मान सकते हैं, हंस सकते हैं, सरकारी योजनाओं पे हंस सकते हैं, मोदी जी की गारंटी पे हंस सकते हैं, मोदी जी पे देश विश्वास कर रहा है उस पे हंस सकते हैं। लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि इनके हंसी के पीछे का जो इनका दर्द है, उस दर्द में भी इनको कराह जो आज मिल रही है उसका प्रतिफल है कि देखिए दिल्ली में क्या इनकी स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार में इनकी क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल में। ये जहां से एक बार जाते हैं दोबारा ये लौट के नहीं आते, फिर भी वो उस वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं जो वोट बैंक इनके साथ कभी जुड़ा था, आज वो है ही नहीं। इनको देखना भी उन्हीं वोट बैंक के नुमाइंदे हाजी नाज़िम खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए, मैं पूछूंगा उनसे कि आखिरकार मुस्लिम समाज इन तमाम बयानों को किस निगाह से देख रहा है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली पार्टी की तरफ से और एक बड़ा नेता इस तरह का बयान दे कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच दिए जाएंगे। मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन। रवि अरोड़ा जी, 2014 के चुनाव के आसपास मणिशंकर अय्यर का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर मणिशंकर अय्यर कहते नजर आए थे कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसके बाद बीजेपी ने उस बयान को खूब बुनाया और उसका सकारात्मक तौर पर फायदा एनडीए को हुआ। क्या मणिशंकर अय्यर का वो बयान जिस तर्ज पर आप सुन रहे थे, देख रहे थे, क्या 2024 में सैम पित्रोदा 2014 के मणिशंकर अय्यर बनेंगे जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे बयान देकर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। राजनीतिक पंडित लगभग यही भाषा अपना रहे हैं, वो सभी यही कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर की भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। सैम पित्रोदा शायद अगर जो उन्होंने बात कही
कि जो जिस टैक्स की बात उन्होंने कही, अगर वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए तक सीमित रहती तो शायद लोगों को समझ भी आ जाती, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की भाषा जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह एक कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और खासकर सैम पित्रोदा कोई आम शख्सियत नहीं है। सैम पित्रोदा वो शख्सियत है जो राजीव गांधी के टाइम पे मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, जिनके बिना पूछे राजीव गांधी जी कुछ भी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले उनकी सलाह जरूर लिया करते थे। और दूसरा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी हमेशा से उनको जो है उनकी सलाह पे काम करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी में उनका एक अपना वजूद है और कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं कि वो एक अच्छे सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से शिकागो में बैठकर ये बयान दिया है, तो मैं समझता हूँ चुनावों के समय पे यह पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मणिशंकर अय्यर की भूमिका वो निभाने जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी आप अपनी बात तो रखिएगा, लेकिन ये एक जो सूटेबिलिटी की पॉलिटिक्स है ये समझ से परे है। जब कोई नेता आपके पक्ष में बयान दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पार्टी के लिए डैमेज बन जाए तो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये लाइन यूज कर ली जाती है कि भैया हर किसी का निजी बयान कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, जो हमने सुप्रिया श्रीनेत के केस में देखा था। अब जो बात यहां पर रवि अरोड़ा जी कहते नजर आ रहे हैं कि सैम पित्रोदा कोई आम इंसान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं। उनकी सलाह पर राजीव गांधी काम करते थे, राहुल गांधी भी उनसे कई मुद्दों पर सलाह लेते हुए नजर आ रही हैं। अगर सैम पित्रोदा जैसा व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण हो, जो कई दशकों से कांग्रेस पार्टी को गाइडेंस देता नजर आ रहा हो, तो उसके बयान को इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है? कुणाल जी, बड़ी मजेदार बात है कि आपको कांग्रेस के नेता दिखाई देते हैं लेकिन रमेश बिधूड़ी नहीं दिखाई देता है, आपको बृजभूषण शरण सिंह नहीं दिखाई देता है, आपको महिला के सवाल पे दौड़ती हुई मीनाक्षी लेखी नहीं दिखाई देती हैं, आपको प्याज के सवाल पे नो डोंट वरी आई डोंट ईट प्याज कहती हुई निर्मला सीतारमण नहीं दिखाई देती। इन बयानों पे कभी आप लोगों का खून नहीं खोलता है जनता? सर, हम इन सब पे चर्चा करते हैं, हर एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर बड़ी चर्चा की और सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। कह रहा हूँ कुणाल जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, मुझे विश्वास है कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपके कुछ साथी होंगे जो निष्पक्ष पत्रकार नहीं होंगे इस समय, उनको ये जरूर बताइएगा कि ये उपयोगिता भी सीमित है। एक दिन आपके ऊपर, मतलब उन निष्पक्ष पत्रकार जो नहीं है, उन पर हंसने के लिए भी यही बीजेपी वाले बैठे मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ही की रिपोर्ट में अभी कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी ने 16 लाख करोड़ की बात की है तो उससे किसी बात पर मोहर लगती दिख रही है। और यहाँ पर रवि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि यदि ये केवल उद्योगपतियों तक सीमित होता तो ठीक था। यानी आपकी रिपोर्ट और रवि अरोड़ा जी की बात मिला के हमारी बात जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सैम पित्रोदा जी का बयान, एक तो वो अपना क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि वो क्या किस संबंध में कह रहे थे, दूसरा उनका वो इंटरप्रिटेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैनिफेस्टो या हमारी नीतियों से मेल नहीं खाता है, उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा है। और तीसरी, ये बातें हमें वो व्यक्ति बिल्कुल ना सिखाएं जो देश का 16 लाख करोड़ रुपया एक झटके में अपने दोस्तों को खिला के बैठे हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों को ठेके बांटने के लिए। लेकिन अब राहुल गांधी प्रॉमिस करते हुए नजर आ रहे हैं ना कि सरकार सत्ता में आई तो इन्हीं 16 लोगों से जो प्रॉपर्टी है वो ले ली जाएगी और गरीबों में बांटी जाएगी। बहरहाल मैं आ रहा हूं सर आपके पास। हाजी नाजिम खान साहब, 2014 का आगाज हुआ था तो सबका साथ सबका विकास की बात सामने आई थी, सबके अच्छे दिन आएंगे ये भी आपने सुना होगा। और पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान भी काफी वायरल था जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मुस्लिम या अल्पसंख्यक लोगों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि एक हाथ में कुरान होगी तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद से जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसे मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है? कुणाल जी, देखिए जिस तरीके से मुल्क वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि सबका साथ सबका विश्वास, ये बात कही थी तो मुस्लिम ने बहुत चढ़ के हिस्सा लिया था और इस भारत के सिंहासन पर मोदी जी को बिठा दिया था। मोदी जी ने खुद स्वीकार किया था कि भारत के मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया। लेकिन अब 2024 के चुनाव के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि देखिए हिंदू भाइयों, आपकी संपत्ति को कांग्रेस ज्यादा बच्चे वालों को दे देगी और भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, ये बड़ा शर्मनाक बयान है। भारत के मुसलमान को इस बात की बड़ी पीड़ा हुई कि जिस व्यक्ति को भारत के मुसलमान ने भारत का सिंहासन सौंपा है, भारत के सिंहासन में बिठाना, उस शख्स ने आज भारत के मुसलमान को घुसपैठिया कहा और ये भी कहा कि
ज्यादा बच्चे वालों के पास से प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। ये बता दीजिए क्या भारत का मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? लेकिन ये तो वह, आप देखिए कुणाल भाई, हम वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का देश चुना, गांधी जी को चुना। हमने जिन्ना को लात मार के भगा दिया था, जिन्ना को नहीं चुन के भारत को चुना हमारे बुजुर्गों ने, हमने। और आज हमसे हमारे बारे में इस तरह की बात करी जा रही है देश के अंदर, और फिर बाद में पहले कहते थे कि जी देखिए मुझे मुस्लिम बहन बेटियों ने मुझे वोट दिया है, वो कहते थे कि ये थैंक यू भाईजान कहलवाते थे। आज ये बता दीजिए वही भारत के मुसलमान को इन्होंने अछूत कर दिया। कुणाल भाई, अगर भारत के अंदर अगर मुसलमानों के साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी और भाजपा के बड़े नेता होंगे जो मुसलमानों के खिलाफ। हाज़िर आज़म खान साहब, ये तो बात हो गई बीजेपी की, ये तो बात हो गई बीजेपी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हुए नजर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में शरिया लागू कर देगी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश में क्या शरिया लागू होगा? इन तमाम चीजों को बीजेपी आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रति आप लोग का नजरिया क्या है? हाँ कुणाल भाई, देखिए आपने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो शरिया को लागू कर देगी। मैं सबसे पहले कांग्रेस को और हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए इनको बता, क्या आप लोगों के दिल में क्या सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के लिए? इन तमाम बयानों को देख के कोई लालसा जागती है? कुणाल भाई मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। देखिए मैंने कहा, देखिए सर, ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी शरिया कानून से चलेगा, ना जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनसे। ये देश तो सर संविधान से चलेगा। और देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस के बारे में, तो सर मैं ये बता दूं कि भारत का मुसलमान देश हित की बात करता है और देश सर्वप्रथम रहे तो उसके साथ खड़ा हुआ है। और तो और आपको एक चीज और बता दूं सर, मैं भारत के मुसलमान की वोट भाजपा को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, लेकिन भारत के मुसलमान को हिस्सेदारी ना भाजपा दे पा रही है ना कांग्रेस दे पाती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आज भारत के प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे मुसलमानों को लेकर, ये बड़े पीड़ादायक है। ठीक है संदीप जी, आपने तमाम चीजें सुन ली। अब मैं समझना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, सबका साथ सबका विकास, यूसीसी सब आप मुस्लिमों के लिए लाए थे, ट्रिपल तलाक, मतलब महिलाओं को काफी हद तक आजादी आपने दी। तो आखिरकार इस तरह के बयान क्या मतलब है इन सब चीजों का? फिर जो कहा गया और जो किया जा रहा है क्या अलग अलग है? नहीं, मुस्लिम भाई कुछ ज्यादा ही अपने इसको समझ ले रहे हैं और हम लोगों से अलग समझते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, सत्यवद धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म सम्मत कर्म करो। यशस्वी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सत्य को धारण किया है और धर्म सम्मत कर्म करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है, और जिसका प्रतिफल है कि आज पूरे देश की जनता उनको प्यार करती है। और दो बातें मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। यश भाई अभी युवा हमारे साथी हैं, मित्र हैं, आगे मेरा आशीर्वाद है बहुत आगे जाएं, अच्छी राजनीति करें। लेकिन जो बहुरूपियापन कांग्रेस के लोग दिखाते हैं, जो हंसी इनकी आती है और हंसी के पीछे जो इनका दंश है, वो मैं फिर कहता हूँ कि एक समुदाय विशेष का इस्तेमाल इन्होंने अपनी राजनीति के लिए की और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और समुदाय विशेष इनके साथ नहीं खड़ा है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, और उसको पाने के लिए एन केन प्राकेण, वो सरिया की बात कर लीजिए, इनके नेता नीचे जाके क्या बोलते हैं, कहाँ कौन सा बयान देते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं ने क्या बोला, अमेरिका में बैठे लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब कहने की बात नहीं है। देश की जनता इसको महसूस करती है, इनके भाव से, इनकी बातों से, और इनके जो कार्य करने की तकनीक है, तरीके, उनसे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो विषय कोई नहीं समझ पा रहा। हम सबके अच्छे कर्म से हमारा राष्ट्र, यश आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, अच्छा काम करना चाहिए। वो हाजी भाई हो, रवि भाई हो, यश भाई हो या मैं, हम सबके, हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं समाज और देश को जोड़ने और देश को आगे ले जाने के लिए सोचना चाहिए, ले जाना चाहिए। लेकिन इस देश को बांट कौन रहा है? जिसने जातियों के पूरे गणित को इस बार विपक्ष ने जिस तरह से शतरंज की तरह देश की राजनीति में अपनी मैनिफेस्टो लेके कांग्रेस आई है, उस तरह आप पढ़ लीजिए, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे देश को वर्गों के आधार पे विभाजित करने की पुण्य सुनियोजित साजिश के तहत उन्होंने अपने मैनिफेस्टो वो लेके आए हैं। और वो मैनिफेस्टो साफ साफ कहता है कि वो भारत की एकता का मैनिफेस्टो नहीं है, भारत को हर रूप में, हर स्वरूप में जितना कमजोर किया जा सकता है। यश, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छाप दर्शाता है, देश को बांटने वाला इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और क्या क्या चीजें हैं ये आप भी थोड़ा डिटेल समझा दीजिए।
कुणाल जी, सबसे पहली बात, इस देश के इतिहास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के साथ थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर किस तरह की एक अंतरिम सरकार बना के वो मंत्री बन के बैठे थे, ये शायद दुबे जी को याद नहीं है। ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा खुद भी देख लीजिए आपके पहले के लोगों ने क्या किया है। और रहा बाकी का, हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बिना पढ़े बिना सुने या पढ़ने के बाद जानबूझ के लोगों को भटकाने के लिए बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं। करिए ना, जो कांग्रेस ने अपने, अरे हम सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। रुकिए, आपका आशीर्वाद आ गया है, अब आप बात सुनिए। पानी का पानी हो जाएगा। देश में 55 साल राज करने वाली कांग्रेस 10 किन विभाग और कौन कौन से लोग हैं जिनको न्याय नहीं दे पाई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। अगर हिमाचल में लोगों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं की बेरोजगारी है, उसके लिए वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है लोगों को, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार। अगर दिल्ली में कुछ गलत हो रहा है, महंगाई 205, टमाटर 200, संदीप जी ठीक है, मोदी ठीक है सर, आपको मौका दिया, यश जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, ममता दी के साथ है, ममता जी वहाँ युवाओं को बेरोजगार, ठीक है, ठीक है संदीप जी प्लीज, अब ठीक है, अब आपकी बारी मिलेगी तो बोल दीजिएगा प्लीज। करिए, जस्ट न्याय को तो स्पष्ट करिए, जो न्याय मांग रहे हैं मैनिफेस्टो में आप। ठीक है, ठीक है, यश अपनी बात पूरी कीजिए। संदीप बोलिए। देखिए कुणाल जी, पहली बात यह है कि न्याय किस तरीके से लिखा है, हिंदी इंग्लिश के अलावा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय पत्र सभी के लिए उपलब्ध है। तो मेरी सबसे विनती है कि मुझसे ये पहली दूसरी की क्लास जैसे सवाल मत पूछिए, आप न्याय पत्र पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। झूठ फैलाना हो तो आप वैसे भी 365 दिन करते हैं। देश का सबसे झूठा और सबसे ज्यादा जुमलेबाज प्रधानमंत्री भारत में आज है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि आप उसी लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि 16 लाख करोड़ रुपए जब आप अडानी को खिला देते हैं तो आप हमसे सवाल करने वाले कोई नहीं होते। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो आपको मणिपुर जाके दिखाना चाहिए, नहीं तो ये लंबी फेंकना बंद कीजिए। आप ब्रिजभूषण तक का कुछ नहीं बिगाड़ सके, मणिपुर की तो दूर की बात है। और उसके बाद अगर आप संदेश खाली का नाम लेते हैं तो आपको ये जवाब देना होगा कि 1 साल हो रहा है मणिपुर को, फिर भी आप 15 दिन तक संदेश खाली में चुप क्यों रहे। डन। अब यश एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लगातार कई डिबेट्स में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार रही है, सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस कैसे एश्योर करेगी? राहुल गांधी अगर कहते नजर आ रहे हैं कि जिन 22 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने वापस किए हैं, कांग्रेस पार्टी वो पैसा वापस लाकर 90% धन गरीबों में बांट देगी। क्या ये जुमला है या आप इस पर अश्योर हैं? कोई रोड मैप है, कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है, या सिर्फ ये हवा में दिए गए बयान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जुमला, अच्छा हुआ आपने ये शब्द मुझसे पूछा। जुमला ये था कि 15-20 लाख रुपए सबके खाते में मुफ्त में आ जाएंगे। सर वो बात हो गई, अब तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, फिर वही बात है कि आप सवाल के जवाब में सवाल करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर आप, अरे मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना कुणाल जी। फिर तो जुमला ये, बीजेपी फिर यही कहती है ना कि कांग्रेस पार्टी की बात बीजेपी से शुरू होती है, बीजेपी पर खत्म हो जाती है। पार्टी का जवाब दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने बिना सही प्रक्रिया के, बिना जवाब दिए, बिना जनता को अकाउंटेबिलिटी दिए आपने उठा के अपने दोस्तों का यूं ही माफ कर दिया। यानी सीधी भाषा में कहें तो ये पैसा आपने सरकारी खजाने से निकाल के पकड़ा दिया किसी को। वो पैसा, उससे खरीदे गए एसेट्स और उनके एसेट्स की जो भी फीसिबिलिटी है, क्योंकि इस तरह का पैसा, इस तरह के एसेट्स बाकायदा तो है नहीं, इसमें जरूर कोई ना कोई घपला है। वो घपले की जांच होगी, उसका एक प्रॉपर रोड मैप ऑलरेडी सरकार की व्यवस्थाओं में है, जिसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा और वो रिसोर्सेस देश की सही जनता को बांटे जाएंगे। और सही जनता से मेरा मतलब हर नागरिक है जो कि इस देश में रह रहा है। ठीक है, संदीप दुबे जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हेलो जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ये सब राजनीतिक विषय। मैंने इनसे पूछा कि आप अपने मैनिफेस्टो के 10 जो न्याय की आप बात करो, उस न्याय पे चर्चा कर लीजिए। एक एक बिंदुवार चर्चा करते हैं कि युवा को न्याय नहीं मिला, महिलाओं को न्याय नहीं मिला, जो बेरोजगारी की आप बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, आपने न्याय की जो बातें करी है, इसका मतलब कांग्रेस पूरी तरह से फेल हुई है। और जो मैनिफेस्टो बना है वो मैनिफेस्टो में आम जन के लिए कोई भागीदारी सुनिश्चित ही नहीं है। जैसे घोषणा पत्र ऐसे बना
कि जिस घोषणा पत्र पे जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा, ये विषय पे जब बात होगी ये मोदी जी को भला बुरा कहने लगेंगे। हम लोगों ने जो भी काम किया उस काम को हम लेके गए। हमने जनधन योजना की बात करी, हमने किसान सम्मान निधि योजना की बात करी, हमने पीएम कल्याण की बात करी, डिजिटल इंडिया किसी से छुपा नहीं है। हमने जब किसानों की बात करी, एमएसपी पे बात करी, कृषि उन्नति योजना पे बात करी, हमने अटल पेंशन योजना पे बात करी, हमने मेक इन इंडिया पे बात करी। ये हंसते हैं और ये मोदी जी को भला बुरा कहते हैं। ये देश को किस स्वरूप में लेके जाना चाहते हैं, ये बात करते हैं जो राजीव जी ने कहा कि 90% योजनाओं के धन भ्रष्टाचार के पेट चढ़ जाते हैं। आज अल्पसंख्यकों के लिए, किसी भी समुदाय विशेष के लिए केंद्र की योजनाएं पूछिए उन तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच रही तो कांग्रेस ने हल्ला क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के विषय पे एक भी बार कोई धरना क्यों नहीं दिया? कांग्रेस जो 1600 या पता नहीं कौन कौन सा ये डाटा लेके आ रही है, बोल रही है, पूछिए इनके नेताओं ने कहीं से एक कंप्लेंट दिया हो? अरे भैया, झूठ फरेब की राजनीति से जनता उब चुकी है। यश भाई, आप लोग इसको सहज स्वीकार करिए कि जनता को आप पे भरोसा ही नहीं है। आप को जनता पे अगर भरोसा होता तो आपको दिल्ली, यूपी, बिहार चले जाइए, पश्चिम बंगाल, गिनती नहीं बनानी पड़ती, राहुल जी को इतना परेशान नहीं होना पड़ता, राहुल जी को इस तरह की राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी पड़ती। आज छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि गरीब, महिला, युवा, किसान, जातिगत जनगणना, ये तमाम मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी जा रही है। ठीक है संदीप जी, एक सेकंड संदीप जी, प्लीज। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है, कुणाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, फिर उसके बाद मैं सीधे रवि अरोड़ा जी के पास आऊंगा। ठीक है, किसी का जीता ही नहीं लोकतंत्र में, तो जनता क्यों आपके साथ खड़ी होगी? ठीक है, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, अब यश जी को सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी रखिएगा, लेकिन मेरी एक चीज महत्वपूर्ण है जो मैं समझना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम गरीबों के लिए न्याय लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए न्याय। एक सेकंड संदीप जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है यश कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में न्याय लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तमाम वर्गों के लिए। लेकिन ये न्याय की बात नई नहीं है। हम तमाम स्टेट इलेक्शंस की अगर हम पूरे एक सीरीज देखें, ये तमाम चीजें आप वहां पर भी डिलीवर करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन वहां पर आप वो रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि जो चीज, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो या जो बातें डिलीवरी स्टेट्स में नहीं चल पाई, वो लोकसभा चुनाव में क्या गारंटी के चल जाएंगी? आप किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं? राजस्थान में हमने 25 लाख रुपए का, मैं बता रहा हूं आपको, राजस्थान में 25 लाख रुपए का जो बीमा हमने जनता को दिया, उसके बाकायदा नतीजे आपको जमीन पर देखने को मिले। हिमाचल में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, कर्नाटक में हमने अपनी 5 गारंटियां लागू की, आते ही तेलंगाना में हमारी ज्यादातर सुविधाएं चालू हो चुकी हैं। विकास के नाम पर इनके दोस्तों को जो ठेके बांटे जाते थे वो जरूर थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन उसका भी एक कारण ये भी है कि दक्षिण भारत के हमारे कुछ राज्यों में जब आपदा आई, हिमाचल में आपदा आई, तो वहां पे ना तो बीजेपी के पदाधिकारियों ने कोई योगदान दिया, ना केंद्र सरकार, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के 4 विधायक आप ही की पार्टी पर नाराजगी जाहिर करते हुए चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। रवि अरोड़ा जी, छोटा सर 2 मिनट बचे मेरे पास। रवि अरोड़ा जी, आने वाले वक्त में क्या जिस तरह से सैम पित्रोदा डैमेज करते हुए नजर आ रहे हैं, या जो कांग्रेस कह रही है कि कोई डैमेज नहीं है, वो उनका निजी विचार है, क्या ये बीजेपी को बेनिफिट देगा या फिर यहां पर ही चीजें सिमट जाएंगी? है पूरी तरह से बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और मोदी जी जो ध्रुवीकरण की राजनीति दूसरे चरण में कर रहे हैं, इसको हल्के मत लीजिए, क्योंकि ये पूरी तैयारी है बीजेपी की बात समझिए, पूरी तरह से बीजेपी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि दूसरे चुनाव, हाँ बिल्कुल कांग्रेस इस मामले को। हाजी नाजिम खान साहब, छोटा सा रिएक्शन। आप समझिए, इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या राहुल गांधी जी उसको समझाइए? राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी हिल गए हैं, आप सोचिए, राहुल गांधी जी कहते हैं। ठीक है हाजी नाजिम खान साहब, छोटा सा रिएक्शन। ये तमाम चीजें देखने के बाद कांग्रेस के प्रति या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रति किस क्या प्राथमिकता है, अगर अल्पसंख्यक समाज की बात करें 2024 में अगर जो वोट देने जा रहा है? ठीक है रवि अरोड़ा जी, छोटा सा रिएक्शन। हाजी नाजिम साहब। हाँ देखिए, हाँ कमल भाई देखिए, अभी आपने कहा था कि मुल्क के वजीर आज़म था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होगा, वहीं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के क्या कहते हैं
कि बाबर की औलादों को जय श्री राम कहना पड़ेगा। इस तरीके का नफरत का माहौल मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। इस सबको रोका जाए, क्योंकि देखिए भारत का मिलाकर नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स की जरूरत हर किसी को है, जिसको ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त में आम जनता भी मतदान करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। कुल मिलाकर एक के बाद एक जो बयानवीर निकलकर सामने आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में अपनी ही पार्टी को काफी हद तक डैमेज भी कर सकते हैं, और कई बार ऐसे बयान विपक्षी पार्टी को बैठे बैठाए मौका दे देते हैं एक कदम चुनाव में आगे बढ़ने का। देखना बेहद खास है कि सैम पित्रोदा से लेकर अन्य नेता जो बयान देते नजर आ रहे हैं, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बहरहाल प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोड़ो से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।